जय माँ कालिका दोस्तों, डे 20 के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजने से और हमारा वही डेली का रूटीन। मेरा पानी गर्म हो रहा है, ये देखिए। और आज मुझे जाना है ऑफिस। तो बहुत दिन से 2 दिन हो गए ऑफिस नहीं गया हूँ, तो आज ऑफिस जा रहा हूँ। आज और कल ऑफिस जाऊँगा। मौसम भी आज बढ़िया हो रहा है, बाहर के एकदम खतरनाक। पर ये बर्फ नहीं सूख रही है यार, बर्फ पता नहीं कब तक सूखेगी। यहाँ पे रोडों पे तो बर्फ सूख गई है, अगर आप देखोगे उधर सारी बर्फ सूख गई रोडों पे, पर यहाँ की बर्फ नहीं सूख रही है, पता नहीं कब तक सूखेगी। चलो आज के दिन में देखते हैं क्या क्या होता है। स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ अलग है मैनुअल, इसमें कुछ नहीं करना, वो अपना लास्ट में सुखा उगा के छोड़ देगा। कैसी आवाज आएगी, वो इंटरवेंशन। लाइट जल गई है, कुछ अलग है भाई। तभी ये सस्ता सबको दे देता है। दोस्तों ऑफिस से आ गए हैं, आज 2 बजे आ गए थे। आज मैंने अपनी गाड़ी धुलाई थोड़ी सी, पूरा प्रोसेस तो मैं मतलब जनरली मैं जहाँ जाता हूँ वॉश करने के लिए वहाँ नहीं गया, कहीं दूसरी जगह गया था मैं वॉश करने के लिए। तो जब मैं जहाँ मैं वॉश करने जाता हूँ वहाँ कैसे वॉश करते हैं वो दिखाऊँगा। अभी जो आज मैं गया था वो मैं अपने दोस्त के मतलब उसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो उस पर चला गया वॉश करने के लिए। इस ऑफिस के बगल में था तो उसने बोला कर लेते हैं। आज धूप भी बढ़िया आ रखी है और कनाडा का फ्लैग भी ऊपर हो गया है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे, दूर कहीं देखोगे तो कनाडा का फ्लैग अब आधा झुका हुआ नहीं है। बर्फ़ सूखने लग गई है, मौसम बढ़िया हो गया है। मतलब ठंड तो है पर एटलीस्ट धूप है तो थोड़ा, और बर्फ़ सूखने लग गई। ये देखो जरा इधर, ये और जो नल ये आ रहे हैं, पाइप आ रहे हैं ऊपर से, उनसे पानी की आवाज़ आ रही है। तो पानी जो ऊपर पिघल रही होगी बर्फ़, वो सारी की सारी अब नीचे आ रही है। यहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत ही बढ़िया होगा, जिस हिसाब से ये जाता रहता है ना, ये भी सूख जाएगा अब कुछ दिन में। नमस्कार दोस्तों, तो जय माँ कालिका। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अब थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा, तो उस वीडियोस का आज पहला दिन है। पहली इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कनाडा में किस तरीके से आ सकते हो। ये हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा लोग भी देख सकें। ब्लॉग तो वैसे मैं गढ़वाली में करता हूँ, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं हिंदी में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट करा कि हिंदी में थोड़ा ब्लॉग बनाना स्टार्ट करो। तो आपका स्वागत है, मतलब मेरे ब्लॉग पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और नई इन्फॉर्मेशन मैं भेजता रहूँगा। तो जो यहाँ पे लोग आ सकते हैं वो मेजरली 5 तरीके से आ सकते हैं। और जो कनाडा में जो इमिग्रेशन सिस्टम है ना, वो इमिग्रेशन सिस्टम IRCC मैनेज करता है। तो IRCC मतलब इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, जो भी है इसका फुल फॉर्म है ये। तो ऑप्शन इंडियन ऑडियंस के हिसाब से सबसे रियलिस्टिक लग रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिखता है यहाँ पे हमें, वो है एक्सप्रेस एंट्री। तो एक्सप्रेस एंट्री नाम से ही एक्सप्रेस लग रहा है, तो मतलब बहुत जल्दी आपको PR मिल जाती है। ITA आने के बाद, ITA मतलब जब आपको इन्विटेशन आ जाता है उसके विदिन 6 मंथ आपको PR हो जाता है। तो इसको क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है एक्सप्रेस एंट्री। तो ये एक्सप्रेस एंट्री जो होता है वो पॉइंट बेस्ड है। पॉइंट बेस्ड मतलब जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपके मार्क्स को ध्यान रख के आपको एडमिशन मिलता है कि इस कॉलेज में मिला है, इस कॉलेज में मिलता है, कट ऑफ आती है। तो उसी तरह ये CRS स्कोर के बेस पे रहता है। कनाडा इन जो IRCC है उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे CRS स्कोर डालोगे तो वो आ जाएगा। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपकी एज कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, और आपका IELTS का स्कोर है। IELTS मतलब इंग्लिश का कितना है, फ्रेंच का स्कोर कितना है, और आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो इसके अंडर कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि फेडरल स्किल्ड वर्कर, मतलब आप स्किल्ड वर्कर हो तो
उसके लिए अलग कैटेगरी है। उसके बाद कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो यहाँ पे है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस CEC है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास बोलते हैं उसको। उसके बाद आता है स्किल ट्रेड्स, जो मैकेनिक्स होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनका भी सबसे ज़्यादा मतलब उनकी एक कैटेगरी है। तो ये सारी के सारे एक्सप्रेस एंट्री में आते हैं। तो अगर आपका CRS स्कोर बहुत अच्छा है, मतलब CRS स्कोर आप कैलकुलेट कर सकते हो एज़ पर योर जो भी आपकी एजुकेशन है, आपकी एज है, उसके हिसाब से, तो इसका मतलब कि आपको डायरेक्ट PR मिल जाएगी। आप बाहर से भी आपको PR मिल जाएगी, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक कैच है इसमें, तो जैसे मैंने बोला कि इसमें CC है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो इस क्लास में सिर्फ वही आ सकते हैं जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है। अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर हो तो आप कनाडा में बिना आए हुए बाहर से ही अप्लाई कर सकते हो PR के लिए, बाहर से ही आपको डायरेक्ट PR मिल जाएगा। तो ये सबसे फास्ट तरीका माना जाता है। और लेकिन इसमें बहुत कंपटीशन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा IT वाले और जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो क्या करते हैं लोग जनरली अपने होम कंट्री में 1 या 2 साल जॉब करेंगे, उसके बाद ये हायर एजुकेशन के लिए यहाँ जाते हैं 2 साल। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं और फिर वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका CRS स्कोर बढ़ जाता है। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है PNP नॉमिनेशन। तो PNP नॉमिनेशन क्या होता है कि प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है। तो जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स है ना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और ये सब करके उत्तराखंड। तो ऐसे ही यहाँ पे भी डिफरेंट प्रोविंस है ना। जिस प्रोविंस में मैं रहता हूँ वो ओंटारियो है, ऐसे ही अलग प्रोविंस है। जैसे हो गया क्यूबेक हो गया एक, है ना, मैनिटोबा हो गया, है ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे यहाँ पे प्रोविंस है। तो हर प्रोविंस अपने जो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाई, तो उसमें देखा उसने कि आपका ट्रेड क्या है। फॉर एग्जांपल कि ओंटारियो को जो टेक फील्ड के बंदे हैं वो चाहिए, तो वो क्या करता है, उन टेक फील्ड के बंदों को नॉमिनेशन दे देता है। तो नॉमिनेशन से क्या मिलता है, आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं सीधे के सीधे। तो नॉमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि PNP के थ्रू आपको 600 पॉइंट मिल गए, अब आपका PR पक्का है। अब आपका क्या हो गया कि आपने वो कट ऑफ ही क्लियर कर दी और आपका PR आ जाएगा। तो ये अलग अलग क्या कहते हैं जो प्रोविंस है वो करते हैं। जैसे ओंटारियो इमिग्रेंट प्रोग्राम अलग से है, OINP जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया का अलग है, ब्रिटिश कोलंबिया भी एक यहाँ पे प्रोविंस है। एल्बर्टा का अलग है, जिसका एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्लान बोलते हैं। तो अगर आपको प्रोविंस ने नॉमिनेट कर दिया तो आपको 600 पॉइंट मिल गए, और 600 पॉइंट के बाद आपका PR पक्का है। लेकिन उसके लिए भी कुछ स्किल्ड वर्कर चाहिए, जैसे हेल्थ केयर, ट्रकिंग, IT, स्किल ट्रेड्स। तो इनमें मतलब चांसेस अच्छे रहते हैं इनके, जो ये ट्रेड्स हैं ना अलग से, जो ये जिनकी रिक्वायरमेंट है मतलब जिस प्रोविंस में। उसके बाद अगला जो तरीका आता है वो आता है स्टडी परमिट से एंड देन PR का। ठीक है, तो स्टडी परमिट में क्या होता है, जनरली सबसे कॉमन है ये। लोग क्या करते हैं कि पहले PR के लिए, PR की परमिट के लिए, मतलब PR का वीज़ा लोग क्या करते हैं कि स्टडी वीज़ा पे आते हैं, है ना, स्टडी परमिट लेते हैं यहाँ पे। तो 2 साल का उन्होंने स्टडी करा, उसके बाद उनको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है। तो 3 साल काम करेंगे, तो 2 साल आपने मास्टर कर लिया या जो भी एजुकेशन लेनी है, उसके बाद 3 साल आपको वर्क परमिट का टाइम मिल गया यहाँ पे। तो अब आप CC क्लास के अंदर आ गए, है ना, और आपका चांसेस है कि PNB भी आपको नॉमिनेट कर दे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे वो इसी तरह PR अप्लाई करते हैं। मतलब मैंने देखा है कि लगभग 70 से 80% पॉपुलेशन जो इमिग्रेशन से आई है यहाँ पे वो स्टडी वर्क परमिट के थ्रू आई हुई है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा टफ़ कर दिया है इन्होंने, अपने कॉलेजेस को ध्यान से सेलेक्ट करना, अपने कोर्सेज़ को ध्यान से सेलेक्ट करना, क्योंकि रिसेंटली इंडिया बहुत बदनाम हो गया है इसमें कि फ्रॉड तरीके से स्टडी परमिट दे रहे हैं एंड वर्क परमिट ले रहे हैं। और नेक्स्ट तरीका जो है दैट इज़ वर्क परमिट विच इज़ LMI बेस्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कनाडा में जॉब मिल गई तो इसका मतलब आपको PR मिल जाए, लेकिन LMI के अलग से पॉइंट मिलते हैं। सो आप LMI बेस्ड अगर आपका है तो उसमें आपको लगभग 50 पॉइंट्स LMI से मिल जाते हैं। और अगर आप टेक वर्कर हो या किसी ऐसे उसमें हो जिसमें आपका डिमांड है, मतलब प्रोविंस में डिमांड है, तो आपको PNB भी नॉमिनेट कर सकता है। तो ये एक तरीका है। एक तरीका ये है जिससे मैं भी मैंने PR लिया है। तो मोस्टली इसमें जो आते हैं वो
ट्रक ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सब वाले लोग आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि किशो तू ना बैंड बजा दिया तूने, हट।